अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाज़ आजिज़। प्रोग्राम है दी पल्स। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी ख़बर यह है कि वज़ीर आज़म साहब ने पानामा लीक्स के हवाले से कौमी असम्बली में अपनी वजाहत पेश कर दी है। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ सबसे बड़ी ख़बर यह थी कि 5 मज़दूर कोरंगी के सनती इलाके में एक टैंक की सफाई करते हुए जाँ बहक हो गए। 6 मज़दूर ये काम कर रहे थे। मजबूरी तौर पे 11 मज़दूरों को बुलाया गया था। 6 मज़दूर काम कर रहे थे। एक मज़दूर को बचा लिया गया हॉस्पिटल पहुंचकर, लेकिन 5 मज़दूर जाँ बहक हो गए। सेफ्टी के इंतज़ाम नहीं थे, हेल्थ के इंतज़ाम नहीं थे, और चीज़ें बहुत सारी लैक कर रही थी, कानून की पामाली हो रही थी। ये एक रूटीन का मामला है पाकिस्तान में कि फैक्ट्रियों के अंदर वो सारे लॉज इम्प्लीमेंट नहीं किए जाते जो फैक्ट्री कवानीन और सेफ्टी कवानीन के हवाले से मौजूद हैं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अगर किसी की तज़हीक की जा रही है, किसी का मजाक उड़ाया जा रहा है, तो वह है मज़दूर तबका, कि जिसकी आवाज़ ना तो कोई सुन रहा है, ना उसको बोलने का मौका दिया जा रहा है, और अगर कोई बोलने की कोशिश करता है तो उसका गला दबाने की कोशिश की जाती है। और ये कोशिश जो है इज्तिमाई कोशिश होती है, ये इनफरादी कोशिश नहीं होती किसी लेबर का गला दबाने की, ये इज्तिमाई कोशिश होती है। पूरी हमारी ब्यूरोक्रेसी की, पूरी हुकूमत की मशीनरी की, और पूरी सनती जो इलाकों में मालकान हैं सनतों के, उनकी ये कोशिश होती है। मैं आज के प्रोग्राम में ये जो कत्ल हुए 5 मज़दूर, मैं इसके ऊपर बात करूंगा। मेरी नज़र में ये कत्ल है, खुला कत्ल है कि सेफ्टी के इंतजाम नहीं थे, ना हुकूमत को कोई फ़िक्र है इस हवाले से, ना सनत के मालिकान को फ़िक्र है इस हवाले से, ना ही लेबर लीडर्स को इस हवाले से कोई फ़िक्र है कि हमारे जो लेबर हैं जिनके नाम पर हम अपनी लीडरी करते हैं, कि वो किस हाल में। अगर कोई ऐसी फैक्ट्री है, कोई ऐसा सनत कारखाना है कि जहाँ पर उनको प्रॉपर वो फैसिलिटी नहीं दी जा रही, तो कम से कम उन लेबर लीडरों का काम है कि उसकी निशानदही तो करें। वो सिर्फ आते हैं उस वक्त कि जब कोई हादसा हो जाता है। 5 लोग गुज़िश्ता रोज़ कत्ल हो गए। उस कत्ल के जवाब में अब यकीनन बहुत सारे आज लेबर लीडरों के बयानात छपे हुए हैं। ये बयानात की कटिंग्स वो उठाते हैं और अपने पास सेव कर लेते हैं, और जब गैर मुल्की दौरों की बात आती है तो फिर वो कटिंग्स को यूज़ करते हैं वीज़ों के हुसूल के लिए या कॉन्फ्रेंसों में जाने के लिए। ये कर रहे हैं हमारे लेबर लीडर। मैं आज के प्रोग्राम में इसी ताल्लुक़ से बात करूँगा कि लेबर के साथ इतनी ज़्यादती क्यों हो रही है, कौन कौन इसका ज़िम्मेदार है। हुकूमत तो अपनी जगह है, सनतकार तो अपनी जगह है, लेबर इतना ज़्यादा बेहिस क्यों हो चुका है। जो लेबर लीडर है, जो लेबर की बात करता है, लेबर के ऊपर उसने अपनी पूरी इमारत बनाई हुई है। मेरे साथ आप आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे आसिफ अमीन एडवोकेट साहब। आसिफ अमीन एडवोकेट सनती ताल्लुकात के माहिर हैं, और इसके अलावा इन्होंने सिंध के जो हेल्थ एंड सेफ्टी एक्ट है वो एक तैयार करके हुकूमत सिंध को दिया, लेकिन वो अब तक पास होना तो दरकिनार असम्बली में पेश तक नहीं हुआ है। मैं इसी ताल्लुक़ से इनसे बात करूँगा। मेरे दूसरे मेहमान हैं शफ़ीक गौरी साहब। आप सदर हैं सिंध लेबर फेडरेशन के। बहुत शुक्रिया जनाब आपका शफ़ीक गौरी साहब तशरीफ़ लाने का। और मेरे तीसरे मेहमान हैं मोहम्मद इखलाक खान साहब। आप चेयरमैन हैं के इलेक्ट्रिक लेबर यूनियन के, CBA यूनियन के जो बैन है उसके चेयरमैन तो बहरहाल ये हैं। बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाने का जनाब इखलाक साहब। गुफ्तगू आपसे शुरू कर लेता हूँ। देखिए, ये हादसा नहीं, ये कत्ल है, खुला कत्ल हुआ जो गुज़िश्ता रोज़ हुआ। इस पर आप क्या कहते हैं कि किसकी ज़्यादा ज़िम्मेदारी बनती है? हुकूमत की ज़्यादा है, सनत के मालिक की ज़्यादा है, कारखाने के मालिक की ज़्यादा है, या आप समझते हैं कि लेबर की, या तीनों की आप ज़िम्मेदारी समझते हैं? ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। हमारे सामने बल्दिया का वाक़या, बल्दिया फैक्ट्री का वाक़या एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था जिसे हम भूल नहीं पाए, जिसमें 300 मज़दूर जलकर खाक हो गए थे। और अभी तक बदकिस्मती से जो उसमें कार फरमा थे, जो उस इंडस्ट्री के मालकान थे, वो खुलेआम घूम रहे हैं। उनको ना, उनके खिलाफ़ कोई भी अभी तक कोई ऐसी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। ये सबसे बड़ी हमारी मुल्क की बदकिस्मती है। अभी जो वाक़या हुआ जिसके अंदर मज़दूर जो कुआं साफ़ करते हुए जाँ बहक हो गए, उसके अंदर जो सबसे बड़ी जो गलती है, जो इसका ज़िम्मेदार है, वो मालकान है। मालकान को चाहिए कि वो हेल्थ एंड सेफ्टी के मेजर्स लें। हेल्थ एंड सेफ्टी के जो पाकिस्तान के अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी का कानून मौजूद है। फैक्ट्रीज एक्ट 1934 के चैप्टर 3 के अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी की तमाम प्रोविजंस मौजूद हैं, और हेल्थ एंड सेफ्टी की जो प्रोविजंस हैं उनको एग्जीक्यूट करने की ज़िम्मेदारी लेबर डिपार्टमेंट की है। लेबर डिपार्टमेंट के बाकायदा इंस्पेक्टर इस पर हैं। लेकिन बदकिस्मती और एक अफसोसनाक अमल ये भी है कि जो हेल्थ एंड सेफ्टी का डिपार्टमेंट है वो इस वक्त पूरी तौर से काम नहीं कर रहा, और
हेल्थ एंड सेफ्टी के नाम पर फैक्ट्रियों में जाते हैं और आप खुद सबसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि फैक्ट्रीज में जाकर इंस्पेक्शन किस तरीके से होती है और किस तरीके से इनकी सिग्नेचर्स हो जाती हैं कि आपकी फैक्ट्री के अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी की तमाम प्रोविजंस पर अमल दरामद हो रहा है। तो सबसे पहले नंबर पर मालकान जिम्मेदार हैं कि मालकान ने क्यों हेल्थ एंड सेफ्टी के मुताबिक चीज़ों को बेहतर नहीं बनाया, मालकान ने क्यों हेल्थ एंड सेफ्टी के मेजर्स को नहीं लिया। और दूसरे नंबर पर ब्यूरोक्रेसी, जो कि सिंध लेबर डिपार्टमेंट है, ब्यूरोक्रेट्स, उनका काम है कि चीज़ों को देखना, उनका काम है चीज़ों को मॉनिटर करना, उनका काम है चीज़ों को सही करना, उनका काम है कि अगर चीज़ें सही तौर पर नहीं हो रही तो उनके खिलाफ एक्शन लेना, मालकान के खिलाफ एक्शन लेना। लेकिन अभी तक एक्शन नहीं लिया जाता, एक्शन के बदले कुछ और लिया जाता है, जो कि आप सब जानते हैं। ठीक है खलाक साहब, जो सवाल मैंने इनसे किया वही मैं अगर आपसे करूं कि कौन जिम्मेदार है? लेबर लीडर का काम सिर्फ क्या अपनी लीडरी चमकाना, लेबर लीडर का काम सिर्फ बयान छपवाना और अपने मामला जिस इदारे का वो लेबर लीडर है वहाँ उसकी मैनेजमेंट से अपने मामला सीधे करना, यही रह गया हमारे मुल्क पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक के फैक्ट्रियों के अंदर और इदारों के अंदर ट्रेड यूनियन का ताल्लुक़ है, ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि फ़ी ज़माने में ट्रेड यूनियन का वजूद जो है ना तहलील होकर रह गया है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि जो लेबर लीडर हैं वो बयान छपवा देते हैं और वो उनके फ़ॉरेन जो है ना टूर्स होते हैं वगैरह वगैरह वो होते होंगे, लेकिन जो रियल ट्रेड यूनियनिस्ट है वो इस तरह का नहीं है। कहाँ है सर? कहाँ, किस मुल्क में है? पाकिस्तान में है? पाकिस्तान में भी कौन ऐसे है सर? लोग नाम हैं। लीजिए जरा। पाकिस्तान में भी एक दो नाम मैं भी सुनना चाहता हूँ कि कौन कितना बड़ा ट्रेड यूनियनिस्ट है और कितनी बात कर रहा है वो ट्रेड यूनियनिस्ट की। मेरी अर्ज़ सुन लें, पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो मज़दूरों के लिए, ट्रेड यूनियन के लिए कुर्बानी देते हैं। मसलन कितने हैं सर? वो मैं मुझे मसलन अगर बताइए ना। मैं अगर मसलन कराची इलेक्ट्रिक की मिसाल दूं, मतलब आप जो खुद है, 2000 मैं अपनी मिसाल नहीं दे रहा हूँ, मैं ट्रेड यूनियन की बात कर रहा हूँ, एज जनरल बात कर रहा हूँ कि वो लीडर के जो सारी अपनी लीडरी की इमारत जो है वो मजदूर के सरों पर खड़े होकर बनाता है, वो लीडर क्या वो काम कर रहा है जो उसे करना चाहिए? मुझे मौका दें तो मैं आपकी बात कर सकूँ। जी प्लीज़। अर्ज़ ये थी कि पाकिस्तान के अंदर मैंने अर्ज़ किया कि ट्रेड यूनियन को धकेल के कोने में बंद कर दिया गया है। यहाँ पर कॉरपोरेट कल्चर है, यहाँ पर ट्रेड यूनियन के लोग हैं, उनको मफलूज कर दिया गया है और रियल ट्रेड यूनियनिस्ट जो हैं वो धक्का लगा के उनको मफलूज करके दीवार के साथ लगा दिया गया। ऐसा क्यों हुआ है? इसलिए इस पीछे रियासती मशीनरी भी मौजूद है, गवर्नमेंट के अकाबरीन भी मौजूद हैं, ख़ुद लोग गवर्नमेंट के जो ज़िम्मेदार लोग हैं, ये जो लोगों की पनामा में बहुत सारी कंपनियां निकली हैं, वही लोग पाकिस्तान के अंदर ज़िम्मेदार हैं जो हुकूमत भी चला रहे हैं, फैक्ट्रियाँ भी चला रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं। नहीं, मेरा तो आपसे सवाल ये है कि चलिए एक आध निकाल ही लेंगे आप नाम, लेकिन क्या एक आध लीडर से काफ़ी होता है? मामला चलेगा? ये लेबर लीडर अगर अपना एहतसाब नहीं करेंगे तो क्या पाकिस्तान में ये सब कुछ सही हो जाएगा उसके बगैर? देखिए जी, पाकिस्तान में बदकिस्मती से ट्रेड यूनियन का जो मामला है वो यूं कर लिया गया है कि रेफरेंडम से उनको दूर कर दिया गया है, एग्रीमेंट से उनको धकेल दिया गया है, रिवीजन ऑफ पे स्केल से पीछे धकेल दिया गया है, मज़दूरों को जायज़ जो कानूनी हकूक़ हैं उनको सल्ब कर दिया गया है। इनको कॉन्ट्रैक्ट लेबर क्या चीज़ है? कॉन्ट्रैक्ट लेबर क्या ट्रेड यूनियन बना सकती है क्या? उनके हुकूक मौजूद हैं क्या? उनके हुकूक कतन मौजूद नहीं हैं। उनको अगर कुछ मिलता है तो उनको डेली वेजेस की बुनियाद पर तनख्वाहें मिलती हैं और वो तनख्वाहों के बाद अगर किसी तरह से उनका इंडस्ट्रियल हादसा हो जाए तो उनका कफन भी नसीब नहीं होता है। ये हमारे माशरे में मौजूद है। ये गुज़श्ता इतवार का जो वाक़या हुआ है ये एक फैक्ट्री में हुआ है। इस फैक्ट्री में 5 लोग अल्लाह को प्यारे हो गए। उस टैंक में उनको धकेल दिया गया। पहले 3 लोग गए। इससे पहले एक अचार की फैक्ट्री में कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में हो चुका है, इसी तरह का एक हादसा हो चुका है। उससे पहले बल्दिया टाउन का इतना बड़ा कि 300-350 लोग। सर क्या मतलब लेबर लीडर जाकर निशानदही क्यों नहीं करता, शोर क्यों नहीं मचाता इसका कि यहाँ पे ये नहीं है? वहाँ पे विजिट करता है। बल्दिया की जो फैक्ट्री थी, आप गौर करें कि वहाँ सैकड़ों लोग काम कर रहे थे। कहते हैं वहाँ 300 लोग अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन वहाँ 45 लोग थे जिनको EOBI का सर्टिफिकेट था, जिनके पास, जिनको नेचर ऑफ जॉब परमानेंट थी। बाकी सारे कॉन्ट्रैक्ट के लोग थे। कॉन्ट्रैक्ट के आदमी ना ट्रेड यूनियन बना सकते हैं ना उनके कोई हुकूक होते हैं। लेकिन बदकिस्मती से कहना पड़ रहा है कि ये इदारों के अंदर जो परमानेंट नेचर ऑफ जॉब के इदारे, उनके कॉन्ट्रैक्ट के मुलाजमिन रख दिया जाता है उनको, और फिर कॉन्ट्रैक्ट के मुलाजमिन को जो है ना हुकूक में असर नहीं होते, उनको धकेल दिया जाता है। अगर वो कोई गलती कर लेते हैं या गलती ना भी हो, उनको नेचर ऑफ जॉब परमानेंट नहीं होती, सेकंड डे उनको कह दिया जाता है कि कल ड्यूटी पे नहीं आना। ओके,
जनाब आसिफ अमीन साहब, ये फरमाइए कि कितना पाकिस्तान में लेबर कवानीन पर अमल हो रहा है, और सनती ताल्लुकात के हवाले से आपकी एक महारत है, ये बताइए कि कितना उस पर अमल दरामद। एक आदमी को निकाल दिया जाता है जॉब से, वो फिर दोबारा नहीं आ सकता जॉब पर, ये इतनी ताकतवर हो गई है माफिया। कितना अमल कर रहे हैं? मैं अगर सेफ्टी के हवाले से बात करूं, कितना कवानीन पे सर अमल इस वक्त ऐसा है कि पाकिस्तान के अंदर लेबर लॉस और इंडस्ट्रियल रिलेशंस के कानून कम व बेश 300 से ज़ायद हैं। उनके अंदर लॉस भी आ जाते हैं, उनके अंदर एक्ट्स आ जाते हैं, उनमें ऑर्डिनेंस आ जाते हैं, उनमें रूल्स आ जाते हैं, उनमें रेगुलेशंस आ जाते हैं, उनमें स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर्स जिनको SROs कहते हैं। तो एक ज़ख़ीम कानून है। 18वीं तरमीम के बाद ये कानून का फैलाव मज़ीद ज़्यादा बढ़ गया। 18वीं तरमीम का मकसद ये था कि सूबाई खुद मुख्तारी। 18वीं तरमीम के बाद कॉन्करेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट का खात्मा हो गया। उसके बाद तमाम सूबों ने अपने लेबर कवानीन बनाने थे। उनका मकसद ये था कि अब फेडरल की बजाय सूबे अपने कवानीन खुद बनाएंगे। अब फेडरल उनमें अमल दरामद नहीं करेगा। पहले फेडरल भी कानून साजी करता था और सूबा भी कानून साजी करता था। तो 18वीं तरमीम के बाद सिंध गवर्नमेंट ने ट्राईपार्टाइट कॉन्फ्रेंस बुलाई, जो कि 2013 से 2014 के दरमियान उस ट्राईपार्टाइट कॉन्फ्रेंस ने काम किया। उनकी कई मीटिंग्स हुई और रीजेंट प्लाजा होटल के अंदर मुसलसल मीटिंग्स होती रहीं। उन मीटिंग्स के अंदर मैंने भी जो ना पार्टिसिपेट किया। उन मीटिंग्स के अंदर शायद ये शफीक गोरी साहब ने भी पार्टिसिपेट किया, और भी लोग थे। उनमें गवर्नमेंट के भी लोग थे, उनमें एम्प्लॉयर के भी लोग थे, उनके अंदर आपके ये लेबर फेडरेशंस के भी लोग थे। तो हमने सिंध के अंदर 13 लेबर कवानीन और इंडस्ट्रियल रिलेशन से मुतालिक जो ये कवानीन थे, उनके 13 ड्राफ्ट हमने बना के दिए, और उसमें मुत्तफ़िका तौर पर एम्प्लॉयर भी उस पर राज़ी था, उस पर वर्कर्स के जो फेडरेशंस के थे लोग वो भी राज़ी थे, और उसमें ब्यूरोक्रेसी जो कि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जो लेबर डिपार्टमेंट था वो भी उस पर मुत्तफ़िका एग्री था। तो उन 13 में से तकरीबन 6 कवानीन अभी तक वो पास हो चुके हैं। हमने हेल्थ एंड सेफ्टी पर एक अलग से कानून बनाया था, और वो कानून ऐसा था कि हेल्थ एंड सेफ्टी से मुतालिक जितनी भी मुख्तलिफ कवानीन के अंदर प्रोविजन से हमने उनको एक साथ जमा कर दिया था, ताकि आपको मुख्तलिफ कवानीन की तरफ जाना ना पड़े। बहुत से कवानीन तो ऐसे इतने पुराने हो चुके हैं कि लोग उनकी तरफ तवज्जो भी नहीं करते। अब जैसे बॉयलर हमारे फैक्ट्रीज के अंदर फट जाते हैं, तो बॉयलर का बाकायदा इंस्पेक्शन सिस्टम मौजूद है, और बॉयलर्स एक्ट 2002 पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। उसमें बाकायदा इंस्पेक्शन सिस्टम है, उसके अंदर बाकायदा हेल्थ एंड सेफ्टी की प्रोविजन है। बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, उसके अंदर बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की भी एक्ट हमारे पाकिस्तान के अंदर है, उनके अंदर बाकायदा उनके हेल्थ एंड सेफ्टी की प्रोविजन है। फैक्ट्रीज एक्ट जिसका मैंने अभी मैं अगर करंटली आपसे पूछूं, कितने % फैक्ट्रियों में फैक्ट्री एक्ट है ना, और बाकी कारखानों पर तो वो हेल्थ एंड सेफ्टी अप्लाई नहीं होता, जी सिर्फ फैक्ट्रियों पर ही होता है ना? जी उसके लिए ऐसा था। मेरा सवाल सुन लीजिए, मैं अगर आपसे पूछूं कितने % फैक्ट्रियों में इस हेल्थ एंड सेफ्टी एक्ट के ऊपर अमल दरामद हो रहा है इस वक्त? पुराना जो एक्ट है, हाँ, फैक्ट्रीज एक्ट 1934 तमाम फैक्ट्रीज के ऊपर लागू होता है, लेकिन उसकी जो हेल्थ एंड सेफ्टी की जो प्रोविजन है वो 10% भी फैक्ट्रीज के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रही, और उस हेल्थ एंड सेफ्टी की प्रोविजंस पर लोगों की नज़र भी नहीं जाती, और जो मालकान है वो उन पर दिलचस्पी भी नहीं लेते। मालकान कब दिलचस्पी लेंगे? जब ब्यूरोक्रेसी हरकत में आएगी, जब ब्यूरोक्रेसी की इंस्पेक्शन सिस्टम सही होगा। इंस्पेक्टर आके चीज़ों को चेक करेंगे, और जहाँ जो खराबी देखेंगे उस पर एक्शन लेंगे। एक्शन लेने की बजाय कुछ और ले लें तो वहाँ पर चीज़ें कभी भी सही नहीं होंगी। शफीक गौरी साहब, सर मैंने आपसे सवाल किया था, आपकी आवाज़ थोड़ी सी क्लियर नहीं थी, मैं इसलिए इखलाक साहब के पास चला गया। ये बताइए आप कि ये लेबर लीडर जो काम कर रहे हैं और जितनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, जिस तरीके के मज़े कर रहे हैं, वजह क्या है? कैसे ये सब मैनेज कर पाते हैं चीज़ें? रियाज साहब, आप बिल्कुल, आपकी बात से मैं काफ़ी हद तक मुत्तफिक हूँ। देखिए, एक डिफ्रेंशिएट है, एक ट्रेड यूनियन लीडर जो पब्लिक सेक्टर में है और एक ट्रेड यूनियन लीडर जो प्राइवेट सेक्टर में है। जो पब्लिक सेक्टर में ट्रेड यूनियन लीडर है, हो सकता है वो ये चीज़ें एंजॉय कर रहे हैं, और बहुत से लोग कर रहे हैं, लेकिन अगर हम प्राइवेट सेक्टर पे जहाँ मेहनत कश कसीर तादाद में मौजूद है, वहाँ के उस लीडर को तो इतनी भी इजाज़त नहीं है कि वो अपनी फैक्ट्री में दरपेश सूरत हाल को बाहर आकर के हमसे डिस्कस कर सके। इतने खौफ का आलम है। अब इस हादसे के हवाले से आपकी बात चल रही थी कि जी फैक्ट्री के अंदर की सूरत हाल, फैक्ट्री के अंदर की सूरत हाल हमें वही लोग बताएंगे जो फैक्ट्री के अंदर मुलाजिम हो, लेकिन खौफ मैं रोक रहा हूँ आपकी गुफ्तगू, मैं दोबारा यहीं से शुरू करूँ। नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आने की गुफ्तगू दोबारा यहीं से शुरू करते हैं।
मैं एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करता हूँ। शफीक गौरी साहब, ब्रेक से कबल जो बात हो रही थी, मैं वहीं से आपसे चाहता हूँ कि आप कंटिन्यू करें कि लेबर लीडर अपना काम सही तरह नहीं कर रहा, वो निशानदही नहीं कर रहा उन पॉइंट्स की कि जहाँ पर वायलेशन हो रही है लॉज की, सेफ्टी के रूल्स की वायलेशन हो रही है, तो कैसे फिर मजदूर सिक्योर होगा? रियासत देखें, इसमें सबसे पहला किरदार तो आता है मुतल्लिका फैक्ट्री के मजदूरों का, मुतल्लिका फैक्ट्री के मेहनत कश या उनकी लीडरशिप। जहाँ तक हम बात करें लीडरशिप की, तो ट्रेड यूनियन तो बनने ही नहीं दी जा रही। किसी भी प्राइवेट सेक्टर के इदारे में आप ट्रेड यूनियन बनाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हमारे पास अगर किसी प्राइवेट सेक्टर से लोग आते हैं कि हम हमारा ट्रेड यूनियन बनाना चाहते हैं, तो हम उन्हें पहले ये बावर करा देते हैं कि नौकरी की कुर्बानी भी देनी पड़ेगी। तो रियासत ने ट्रेड यूनियन को इस हद तक दबाया है, और पाकिस्तान की रियासत को आप पिछली तारीख देखिए, इन्होंने ट्रेड यूनियन को कभी पनपने ही नहीं दिया। आज सूरत हाल ये कि मुल्क में 1.5% टोटल वर्कर यूनियनाइज सेक्टर से वाबस्ता। अच्छा, मैं अगर आपसे सवाल कर सकूँ सर, मुझे अगर इजाज़त दीजिए कि एक फैक्ट्री में वायलेशन हो रही है लॉज की, आपके अंदर के लोग जिनकी यूनियन नहीं है, लेकिन आपके राब्ते में अंदर के लोग आके आपको बताते हैं कि यहाँ पे वायलेशन हो रही है, सेफ्टी के जो रूल्स हैं उसकी वायलेशन हो रही है, लेबर लॉज की वायलेशन हो रही है, वो आपको आके बता देते हैं। अब आपका क्या ये फ़र्ज़ नहीं है कि उस फैक्ट्री पे आप उसका इंस्पेक्शन करें, खुद जाएं, उसका विज़िट करें? अगर आपको अंदर जाने नहीं दिया जाता तो आप बाहर एहतजाज करें, वो खबर बनाएं, मीडिया में दें, ये आपका काम नहीं है क्या? बिल्कुल रियासत, आप सही कह रहे हैं कि ये काम ट्रेड यूनियन का है। और यकीन जानिए कि मैं जहाँ तक अपनी बात करूँ कि मुतअद्दिद खुतूत मैंने लेबर डिपार्टमेंट के मुतल्लिका जॉइंट डायरेक्टर्स को, कहीं मिनिमम वेज नहीं मिल रही, कहीं सेफ्टी के इंतजाम नहीं है, मैं ऑन रिकॉर्ड मुतअद्दिद जगह पर मैंने खुतूत भिजवाए हैं। और जहाँ तक बात है हमें मीडिया कवरेज, मजदूर तहरीक को कोई मीडिया कवरेज देता नहीं, सीधी सी बात है। हम बड़ी कोशिश करते हैं लेकिन हमें कवरेज नहीं। सर, आपने बनाई हुई है सिंध लेबर फेडरेशन। फेडरेशन का मतलब आप सब पूरा सिंध कवर कर रहे हैं। तकरीबन हमारे साथ तकरीबन 50-60 यूनियन वाबस्ता हैं। आप मुझे बताइए कि उस फेडरेशन में कितने आपने आज तक विजिट किए हैं ऐसी फैक्ट्रियों के जहाँ वायलेशन हो रही है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमने कहाँ विज़िट किए हैं। विज़िट करने की अगर इत्तेफाकन कहीं कोशिश भी की तो बाहर ही बैठ करके कुछ मालूमात हासिल कर ली। सर, मैं तो आपसे यही कह रहा हूँ कि अगर वो आपको अंदर नहीं जाने देते तो मीडिया के लिए ये भी एक खबर है, आप मीडिया पे उस खबर को लाइए कि ये अंदर नहीं जाने दे रहा है, यहाँ वायलेशन हो रही है। लेकिन जब हादसा हो जाता है उसके बाद अगर आप जाके कोई खबर वहाँ पे बनाते हैं और अपनी ताज़ियत करते हैं तो उसका क्या फ़ायदा? मुझे उसका तो कोई फ़ायदा नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि आज आप जाके देखिए कोरंगी और लैंडिंग इंडस्ट्री एरिया के अंदर, आपको तो बाहर लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा कि ये फैक्ट्री है क्या है। चारों तरफ से टेलानुमा चीज़ है, कोई निशानदेही नहीं है, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, कोई बोर्ड नहीं है। आप जरा जाके देखिए लैंडी कोरंगी इलाके में। अच्छा, कितना इखलाक साहब, कितना जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ एहतजाज करने की ज़रूरत है, सनतकारों के खिलाफ एहतजाज करने की ज़रूरत है, आप जैसे लेबर लीडरों को, कि जो वायलेट कर रहे हैं, मुसलसल वायलेट कर रहे हैं, इंसानी हुकूक को वायलेट कर रहे हैं, मजदूर के हुकूक को वायलेट कर रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। जहाँ तक कि इंसानी हुकूक का ताल्लुक़ है, ये जो कोरंगी का हादसा है, ये जहाँ वो लोग काम करने गए थे और जहाँ उनकी मौत वाक़या हुई है, उनको जो चीज़ प्रोवाइड होनी चाहिए थी उनको केमिकल की जगह भेजा गया। वहाँ पे कोई इस तरह की चीज़ डंप हो गई थी, चूँकि वो पॉलीथीन बैग बनाने की फैक्ट्री है और उसका गालिबन कचरा वहाँ मौजूद था जिसको साफ़ करना मकसूद था। उसके लिए उनको जो चीज़ के उनके शूज़ होने चाहिए थे, उनके ग्लव्स होने चाहिए थे, बदकिस्मती से ये चीज़ें उनको प्रोवाइड नहीं की गई। और हमारी स्टील मिल है, हमने एक विज़िट किया इत्तेफाक से, और वहाँ जो बड़े लेवल पे काम होता है, वहाँ जो केमिकल्स हैं और इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं, वहाँ उनके मज़दूरों को भी इस तरह की सेफ्टी प्रोवाइड नहीं की जा रही। और जब उनकी सेफ्टी उनको ये प्रोवाइड नहीं की जा रही तो उसका रिज़ल्ट फिर ये निकलता है कि वहाँ इस तरह के लोगों की मौत वाक़या होती है, अमवात होती हैं, हादसात होते हैं। और बदकिस्मती से कैटेगरी वाइज दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो परमानेंट नेचर ऑफ जॉब के होते हैं, उनको किसी तरह से कॉम्पनसेशन मिल जाती है, और जो कॉन्ट्रैक्ट के लोग होते हैं, जो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर के लोग होते हैं, उनको कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलती है। ये तो बदकिस्मती है। जहाँ तक एहतजाज करने का ताल्लुक है, हमारे यहाँ जो अब जैसे देखिए पाँच लोग जान से गए अपनी, अब इनको फैक्ट्री लॉज के तहत क्या मिलने वाला है, क्या मिलना चाहिए, वो उसके ऊपर अमल दरामद होगा आपके ख्याल में? या इससे पहले जो वाक़यात हुए, वो अचार की फैक्ट्री में जो वाक़या हुआ था, तो इस तरह के वाक़यात तो रोज़ हो रहे हैं, उनको कंपनसेशन कितना अदा हो रहा है और इसको आप कितना फॉलो करते हैं कि कंपनसेशन मिला कि नहीं मिला? देखिए जी, हम तो इदारे की एक यूनियन है, हम फेडरेशन नहीं है।
नंबर एक। नंबर दो ये है कि पाकिस्तान में जहाँ भी हादसा पेश आता है, चाहे वो लाहौर के करीबी एक जगह हादसा पेश आया या यहाँ बल्दिया के इलाके में हादसा पेश आया, लोगों को प्रॉपर, ज़िम्मेदार लोगों को कंपनसेशन नहीं मिलती। इसलिए नहीं मिलती कि उनका प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं होता है, वो परमानेंट नेचर ऑफ जॉब पे नहीं होते हैं, वो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर के लोग होते हैं। थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर के लोग जो है ना, ये बदतरीन इस्तेसाल है लोगों का। ये इस पर भी यानी बहुत सारी सोच विचार की ज़रूरत है, और कानून मौजूद है और कानून पे अमलदारी नहीं है। अच्छा, इसमें अमीन आप मुझे बताइए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक हादसा तो हो गया, 5 मजदूर अपनी जान से गए, अब क्या उनको कोई कंपनसेशन, अभी हुकूमत की तरफ से तो इस तरह का कोई रद्दमल मैंने देखा नहीं कि वो हुकूमत कोई विलिंग हो के जाके वो कहे कि हम इसको कंपनसेट करेंगे उन मजदूरों को। वो एक मामला एक सियासी भी थोड़ा सा बन जाता है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि क्या कवानीन के तहत कितना कंपनसेशन मिलना चाहिए उनको जो नहीं दिया जाएगा? सर, उसके लिए वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, और सिंध गवर्नमेंट ने भी अभी वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 2015 को पास कर चुकी है, जिसको हमने ट्राइपार्टाइट कॉन्फ्रेंस के अंदर मिलकर बनाया था। तो उसके तहत ये है कि 2 लाख रुपए कंपनसेशन मिलना चाहिए, जो कि मालिक की जिम्मेदारी है कि किसी भी हादसे की सूरत में अपने मजदूर को 2 लाख रुपए वो देगा। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं कि जो कि वर्कर्स को कंपनसेशन नहीं दिया जाता, वो बेचारा। अच्छा, ठहर जाइए, अगर 2 लाख का मुआवजा मुकर्रर है उसमें, जी, तो आपके नहीं ख्याल में ये कम है? सर, बहुत कम है, ये बहुत ही कम है। लेकिन जो कानून के अंदर मौजूद है, तो हम कानून से भरकर, आप देना चाहें तो इंश्योरेंस के थ्रू उससे भरकर भी दे सकते हैं, लेकिन कम से कम इतना देना जरूरी है। लेकिन मालिक चाहे तो इंश्योरेंस के तहत अपने पास से ज्यादा भी दे सकते हैं। ज्यादा दे सकता है, तो क्या हुकूमत को इसमें अमेंडमेंट नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। हमने इसके लिए 5 लाख रुपए कम से कम मुकर्रर किया था, हम इससे भी ज़्यादा करना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा था कि सनतकार कहता है कि मेरे पास इतना बजट नहीं होता, अगर हम हर किसी को 5 लाख या 10-10 लाख रुपए पे करते रहे तो हमारी तो इंडस्ट्री डूब जाएगी, हमारे पास तो इतना सरमाया नहीं है। तो सर, इस पर सनतकार का भी बहुत एहतजाज होता है, और जब ट्राइपार्टाइट में कोई कानून बनता है तो हमें सबको मुतफ़िका तौर पर चलना पड़ता है। ये कानून मौजूद है, लेकिन इसके लिए वर्कमैन कमिश्नर की कोर्ट भी मौजूद है, वर्कमैन कंपनसेशन कमिश्नर भी है, जो कि इसके मामलात को देखता है। अगर कोई किसी भी तरह से एग्रीव्ड है तो वर्कमैन कंपनसेशन कमिश्नर की कोर्ट में जाके अपनी ग्रीवेंस को रेस कर सकता है, उसको इंसाफ मिल सकता है। लेकिन इंसाफ इतना लेंदी हो चुका है, 5 साल 10 साल के बाद आपको इंसाफ मिलता है। आप किसी भी फोरम पर चले जाएं, लेबर किसी भी लेबर के फोरम पर चले जाएं, 5-5 साल 6-6 साल के बाद वो भी 10-10 साल तक तो मिलेगा। जी, 10-10 साल तक। शफीक गौरी साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है सर। देखिए, वाकया हो गया, हादसा हो गया, वो जाने वापस नहीं आ सकती। अब अगर उनको कंपनसेशन मिलेगा भी तो बकौल इनके 2 लाख रुपए, तो सर आज के दौर में 2 लाख की क्या हैसियत है? कितनी देर में वो खर्च होते हैं? तो इंसानी जिंदगी 2 लाख की है आपकी नज़र में? रियाज साहब, हम अगर कंपनसेशन की बात करते हैं तो ज़रा पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये जो मज़दूर वहाँ मारे गए हैं उनको मालिक कंपनसेशन बिल्कुल नहीं देगा, वो बिल्कुल बरी ज़िम्मा अपने आप को करार देगा, इसलिए कि ये ना उसके मुस्तकिल मुलाजिम थे, ना किसी कॉन्ट्रैक्टर के ज़रिए थे, बल्कि ये वो 11 दिहाड़ीदार अफराद थे जो बेचारे फुटपाथों में बैठे हुए थे। इनको वहाँ से पकड़ा गया, 1200 रुपये इनकी उजरत तय की गई फ़ी आदमी की कि जी तुम्हें टैंक में सफाई करनी है। और इन लोगों को ना कोई रिकॉर्डेड किसी इस इदारे में मुलाजिम थे, ना किसी ठेकेदार के तवज्जुह से थे। अब उनको ना ये बताया गया कि तुम अंदर उतर रहे हो तो अंदर क्या चीज़ है, तुम्हें सेफ्टी क्या करनी है, किसी सूरत हाल से उनको आगाह ही नहीं किया गया। अब मालिक तो ये कहेगा कि साहब ये तो दिहाड़ी करने आए थे, वो तो ये नहीं कहेगा ना। उसकी प्रेमिसेस में तो आए थे, उसकी प्रेमिसेस में तो आए थे। रिकॉर्डेड कोई कानून है? देखा, रिकॉर्डेड कोई चीज़ नहीं है। इतवार का दिन था, कोई रिस्पॉन्सिबल आदमी नहीं था। मैं आपकी तवज्जो थोड़ा सा ज़रा कानून की तरफ दिलाता हूँ कि फैक्ट्री एक्ट 1934 का सेक्शन 33K कहता है कि साहब प्रिकॉशन अगेंस्ट डेंजरस गैसेस एंड फ्यूम, उसमें एम्प्लॉयर कारखानेदार की ये जिम्मेदारी है कि वो इस नौयत का काम जब अंडरग्राउंड करवाएगा तो वो एक सर्टिफिकेट लेबर इंस्पेक्टर को जमा करवाएगा कि मेरी जिस जगह पर काम हो रहा है वहाँ तमाम हिफाजती इक़दामात मौजूद हैं। और हिफाजती इक़दामात के हवाले से सेक्शन 33K में ये कहा गया है कि वो शख्स जो अंडरग्राउंड टैंक में उतरेगा उसको मसनूई तनफ़ुस का पूरा किट फराहम किया जाएगा, उसको एक बेल्ट फराहम की जाएगी जिस बेल्ट का एक सिरा ऊपर किसी एक शख्स के हाथ में होगा, तब जा कर के वो काम करेगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि उस शख्स ने लेबर डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म नहीं किया, सेक्शन 33K के कानून की पासदारी क्यों नहीं की?
सवाल रियाज साहब यहाँ पर होता है इसने क्यों नहीं की। अच्छा, इसमें लेबर डिपार्टमेंट कितना जिम्मेदार है आपके ख्याल मैं में? उसी तरफ आ रहा हूँ सर कि लेबर डिपार्टमेंट का उसे कोई खौफ नहीं है, उसने कानून की पासदारी नहीं की, ना उसने इन्फॉर्म किया, ना उसने किसी किस्म की सेफ्टी प्रोवाइड की और संडे के दिन उनसे काम करवाया। अब लेबर डिपार्टमेंट का पूरा एक शोबा है, एक ज्वाइंट डायरेक्टर होता है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ का, वो सिर्फ बराए नाम है। और अभी 15 दिन पहले तक वहाँ एक नॉन टेक्निकल आदमी अपॉइंट था ज्वाइंट डायरेक्टर सेफ्टी का, नॉन टेक्निकल। लोगों के मुतालबे पे अभी उसका ट्रांसफ़र करके एक टेक्निकल आदमी को लाया गया है। उनकी ये पूरी जिम्मेदारी है। और उस इलाके के अंदर लांडी कोरंगी में एक ज्वाइंट डायरेक्टर लेबर है जिसकी जिम्मेदारी है कि वो फैक्ट्री इंस्पेक्शन करके ये इंश्योर करे कि वहाँ अंडरग्राउंड टैंक्स में, पिट्स में जो कुछ काम हो रहा है उसके लिए सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं या नहीं है। अब इतना ज़्यादा दीदा दिलेरी के साथ अगर एक सनतकार वहाँ लोगों से, दिहाड़ीदार मजदूरों से ये काम करवा रहा है, इसका मतलब ये कि उसे आशीर्वाद हासिल है। और आशीर्वाद किस तरीके से हासिल है कि वो उस लिफाफों के ज़रिए, नजरानों के ज़रिए। ये सरासर फैक्ट्री इंस्पेक्शन का नाक़िस निज़ाम, जिस फैक्ट्री इंस्पेक्शन के नाक़िस निज़ाम के अंदर इंस्पेक्टर आता है, वहाँ पर लिफाफा लेता है और सब ओके करके लिख के चला जाता है। अभी हमने जो कानून साजी हो रही थी, आसिफ ने बात की कि हमने उस कानून साजी में इन्हें प्रपोजल दिया है कि लेबर इंस्पेक्शन सिर्फ फरीकी बुनियादों पे करवाया जाए, जिसके अंदर सिर्फ कारखानेदार और लेबर डिपार्टमेंट मिलके ना करें, बल्कि उसमें वहाँ के मजदूरों के नुमाइंदा लोगों को भी साथ मिल करके फैक्ट्री इंस्पेक्शन कराया जाए और लीकेजेस की निशानदही की जाए, जो लुकनास हैं उनको रिमूव किया जाए, उनको इम्प्रूव किया जाए। लेकिन अभी तक वो कानून सिंध असम्बली ने पेश नहीं हुआ है कि उसको बाकायदा कानून की शक्ल दी जाए। सर इखलाक साहब, मैं अगर आपसे ये सवाल करूं कि क्या इस हादसे के बाद 5 लोग जान से चले गए, इस हादसे के बाद लेबर डिपार्टमेंट के हेड की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो जाके विज़िट करता, जाके ख़ानदानों को तसल्ली तशफ़ी देता? क्या मुशीर मेहनत की असगर जोनेजो साहब की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो विज़िट करते, जाके तसल्ली तशफ़ी की बात करते, कोई कंपनसेशन का अनाउंसमेंट करते? ऐसा कुछ होता नज़र आ रहा है आपको? ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ इस तरह के जानलेवा हादसात होते हैं और जो ज़िम्मेदारान हैं उनको तवज्जो नहीं देते। और ऐसा ही इधर भी ऐसा ही है। यहाँ जो गवर्नमेंट को चला रहे हैं ग़ालिबन गैर ज़िम्मेदारी की हद तक मामला है, उनको चाहिए था कि वो इसको देखते, उनको कॉम्पनसेट करें। अगर को वो डेली वेजेस के मुलाजिम थे, लेकिन डेली वेजेस का ये मतलब नहीं कि वो इंसान की ज़िंदगी चली गई, उनकी फैमिली चले कुछ जो है ना सफ़र करेगी, तो उनको कॉम्पनसेशन ना दिया जाए? क्या कानून इसकी इजाज़त नहीं देता कि भाई इस तरह की जो गलत किस्म की हरकतें हों तो उसको कॉम्पनसेट किया जाए? और ये ज़िम्मेदार लोग जो गवर्नमेंट को चला रहे हैं, जो ज़िम्मेदारी से जो बैठे हुए हैं, वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो रहा है। ये जो मुशीर मेहनत है असगर जोनेजो साहब, ये कोई लेबर के हवाले से आपके ख्याल में प्रोफेशनल अप्रोच रखते हैं? कोई इस तरह की इनकी ट्रेनिंग है, इनकी कोई इस माजी में इस तरह का कोई बैकग्राउंड है कि उनको वजारत मेहनत का मुशीर बना दिया गया है? देखो, इसको अगर इस बात को इससे जोड़ें कि इस वक्त जो सिटिंग गवर्नमेंट है सिंध की, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुतालिक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेहनत कशों की एक पार्टी कहलाई है, इब्तदा में 70 से लेके वो ये चली आ रही है। लेकिन इसकी जो जिनका नाम आप ले रहे हैं असगर जोनेजो साहब, मैं ज़ाती तौर पर उनको जानता नहीं हूँ कि और वो मेहनत कशों की कोई ट्रेड यूनियन से मुतालिक हूँ, किसी फेडरेशन से मुतालिक हूँ। एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ऐसे लोग मौजूद हैं आज भी जो ट्रेड यूनियन और फेडरेशन से मुतालिक रहें, और उनको अगर ज़िम्मेदारी दी जाती, यकीनन उनका दर्द है और वो इस कैफियत को समझते हुए आगे आ सकते हैं। लेकिन उनको अगर मौका ही नहीं दिया जाएगा और ऐसे शख्स को अगर बना दिया जाएगा जो शोबे से मुतालिक नहीं होगा, तो वो किस तरह से लोगों के दुख दर्द में शरीक होगा? वो इस क्लास से मुतालिक नहीं है। ठीक है, इससे पहले जो अमीर नवाब थे वो कितने कॉम्पिटेंट थे आपके ख्याल में? अमीर नवाब में मैं ज़ाती तौर पर अमीर नवाब साहब को जानता हूँ, और वो बहुत नीचे पठान कॉलोनी के रिहायशी थे, फ्रंटियर कॉलोनी के रिहायशी थे वो, और वो मेहनत कशों में से ही थे, और वो यहाँ वजीर रहे हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये असगर जोनेजो साहब खुद एक वडेरा है, तो उसको उसका मिजाज भी उसी तरह का है, उसका जहन भी वही है। और ऐसा अगर हम देखें, हिस्ट्री देखें ना हम, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब 2008 से सूबे में बरसर इक़्तिदार है, उसने कभी लेबर मिनिस्ट्री पे कोई तवज्जो नहीं दी। लेबर मिनिस्टर अमीर नवाब बिल्कुल एक निचले तबके से ताल्लुक़ रखता था, पठान कॉलोनी में रहता था, लेकिन आज अमीर नवाब डिफेंस में रहता है और दुबई में उसका कारोबार है। अमीर नवाब को हवाले पीपल्स पार्टी ने लेबर मिनिस्ट्री की, कोई रिज़ल्ट नहीं आया। आज एक वडेरे को उन्होंने ला कर के बिठाया हुआ है, वो वडेरा आज तक किसी लेबर लीडर से नहीं मिला,
और अगर आप ब्यूरोक्रेसी का हाल देखें तो सिंध के अंदर सेक्रेटरी लेबर हर 6ठे महीने या चौथे महीने में तब्दील होता है, इसलिए कि वो सेक्रेटरी लेबर अगर उस एडवाइज़र लेबर की मंशा के तहत काम करे तो वो चलेगा, वरना सिंध में सेक्रेटरी लेबर 4 महीने 6 महीने से ज़्यादा रहता ही नहीं। डायरेक्टर लेबर एक आता है 6 महीने साल के बाद दूसरा चला आता है। यानी ये पूरा सिंध के अंदर जो लेबर मैकेनिज्म है, स्टेट फंक्शनरी है, ये इंतहाई नाअहल इनकम्पिटेंट लोगों में मुश्तमिल है और सिर्फ वहाँ सिवाय पैसे कमाने के कुछ नहीं होता। हम सिर्फ लेबर डिपार्टमेंट में अगर हम सिर्फ ये देखें कि लेबर डिपार्टमेंट, इसके साथ साथ सिंध का सोशल सिक्योरिटी का महकमा है, सिंध वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड है, तमाम की कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन है और सिर्फ करप्शन की निगाह हो रही है। ठीक है सर, ये बताइए अमीन साहब कि अगर फैक्ट्री में कोई हादसा हो जाता है जैसा कि इसमें हो गया, अब इसमें फैक्ट्री मालिक के लिए या उसकी प्रेमिसेस में एक हादसा हो गया, उसकी सज़ा क्या है, कानून क्या कहता है? सर बदकिस्मती से ऐसा है कि हमारे यहाँ पर 1974 के कानून हैं, हमारे यहाँ पर 1924 के हैं कवानीन है, वर्कमैन कंपनसेशन 1924 का कानून है जो कि आज तक चला आ रहा है। अब सिंध गवर्नमेंट ने 2015 का कानून बनाया जो कि हमने ड्राफ्ट करके दिया था। 1934 का फैक्ट्री एक्ट चला आ रहा है, हमने 2015 का इनको ड्राफ्ट करके दिया था। सर उसमें जुर्माना 500 रुपये 1000 है। बल्दिया की फैक्ट्री का इतना बड़ा हादसा जिसमें 300 से ज़्यादा लोग मारे गए, लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से उनके ब्यूरोक्रेट्स जाते हैं और कोर्ट में कहते हैं कि हम क्या जुर्माना करें, 500 रुपये 1000 रुपये जो कि पुराने कवानीन में लिखे हुए। तो जब तक के नए कवानीन के अंदर जुर्माने की सज़ा मिलियंस में नहीं रखी जाएगी, उस वक्त तक कभी भी इन चीज़ों पर काबू नहीं पाया जा सकता। आप 1000 रुपये जुर्माना रख दें तो उससे ये तो इंसान की जान की कीमत 1000 रुपये है। सज़ा और क्या कैद की कोई सज़ा है? सर उसके लिए तरीका ये होगा कि आपको बाकायदा उनके ऊपर FIR कटवानी पड़ेगी। जब FIR कटेगी तो उसके मुताबिक उनको कैद की भी सज़ा हो सकती है, 14 साल से ज़्यादा भी सज़ा हो सकती है, यहाँ तक कि फांसी भी हो सकती है और कत्ल का जुर्म भी इनके ऊपर बन सकता है। लेकिन FIR कौन कटवाए? FIR कटवाना गवर्नमेंट का है काम, और गवर्नमेंट से मुराद ब्यूरोक्रेसी है। अगर ब्यूरोक्रेसी ही लेबर लीडरों का काम, फेडरेशनों का काम नहीं है आपके ख्याल में? सर देखिए, अगर आप किसी अदालत में जाते हैं तो मुतासरा फरीक की अदालत सुनती है। अगर मैं एज ए फेडरेशन जाता हूँ तो मुझे ऑनर नहीं करेंगे, मुझे एंटरटेन नहीं करेंगे, वो कहते हैं मुतासरा फरीक। कई केसेस अदालत में इसी बुनियाद पर अखलाक भाई जानते हैं कि मुतासरा फरीक आए रिलीफ लेने के लिए। यहाँ अदलिया का जो सिस्टम है रियाज भाई, वो इस अंदाज का फैक्ट्री एक्ट के अंदर हम कहते हैं तो कि फिर इसमें कोई तब्दीली की जरूरत है कानून में आपके ख्याल में? बिल्कुल, इसके अंदर कानून के अंदर तरमीम होनी अगर चाहिए। देखिए एक हादसा हो गया, अब ये चाहते हैं कि उसके ऊपर थोड़ा सा काम किया जाए, उनको कंपनसेशन दिलाया जाए और जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन ये काम नहीं कर सकते इसलिए कि कानून इजाजत नहीं दे रहा है। इसके लिए कानून में ये तरमीम होनी चाहिए कि कोई भी हादसा होगा उसकी पहले FIR कटेगी। जब ये प्रोविजन होगी तो FIR कटेगी, जब तक ये प्रोविजन नहीं होगी तो उस वक्त तक तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, लेबर लॉ का तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा मालकान को। तो जब ये प्रोविजन शामिल की जाएगी, जब लेकिन प्रोविजन कैसे शामिल हो, आपकी ये गवर्नमेंट इस वक्त गवर्नमेंट का रुख कहाँ पर है ये आप भी जानते हैं, गवर्नमेंट का जाविया किस तरफ है, गवर्नमेंट इस वक्त किन लोगों को पसंद करती है, ये आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो जब तक कि गवर्नमेंट न्यूट्रल होकर काम नहीं करेगी, ब्यूरोक्रेसी के अंदर सियासी सिफारिशों पर तकर्री ख़त्म नहीं होगी, जब तक कि मेरिट पर लोगों को हायर नहीं किया जाएगा, जब तक कि ऑटोनॉमस बॉडी नहीं बनाई जाएगी जिसके अंदर ब्यूरोक्रेसी से भी लोग हों, जिसके अंदर एम्प्लॉयर की तरफ से भी लोग हों, जिसके अंदर वर्कर्स की भी तरफ से लोग हों। जब कोई हादसा हो, जब भी इस तरह का कोई भी वाक़या हो, तो ये सेफ फरीक मिलकर उन चीज़ों पर एक्शन लें, सेफ फरीक बॉडी हो। जब तक ये इंस्पेक्शन सिस्टम सेफ फरीक नहीं होगा उस वक्त तक मामलात हल नहीं होंगे। एक ही ब्यूरोक्रेसी को आपने दे दिया और ब्यूरोक्रेसी में सियासी सिफारिशी वाले लोग हैं, कॉम्पिटेंट लोग नहीं हैं। और ये लोग कहाँ से चले आ रहे हैं ये आप भी जानते हैं। जब ये सियासी लोग हैं तो इनका मकसद क्या है? ये पोस्टिंग करवाते हैं कराची के अंदर, ये साइट के अंदर पोस्टिंग्स करवाते हैं, ये लोग कोरंगी के अंदर पोस्टिंग्स करवाते हैं जहाँ पर इंडस्ट्रियल सेक्टर है। और पोस्टिंग का मकसद है, या आप बाखूबी जानते हैं कि मकसद क्या है पोस्टिंग का। तो जो जिस मकसद से पोस्टिंग करवाएगा, क्यों बार बार ट्रांसफ़र कर दिया जाता है सेक्रेटरी लेबर को या डायरेक्टर लेबर को, या जो अभी इन्होंने नाम लिया उस ओहदे के, क्यों बार बार ट्रांसफ़र होते हैं? इसमें पैसों का बहुत ज़्यादा मामला है आपके ख्याल में? इदारों के अंदर जिनकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो, जैसे कि सेक्रेटरी लेबर का आपने नाम लिया, जॉइंट डायरेक्टर लेबर होते हैं, डायरेक्टर लेबर होते हैं, उनकी बड़ी सारी ज़िम्मेदारी होती है कि वो सेफ्टी का मामला है, हेल्थ का मामला है, ये जो कैंटीन जो होती है मेहनत कशों की, उससे मुतालिक मामला आते हैं, वो उसका सुपरविज़न करें, देखें, और उसकी जहाँ तक सेफ्टी मेजर्स हैं वो इख्तियार हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, उसमें गिव एंड टेक भी होता है।
जब गिव एंड टेक होता है तो लोग फिर उस तरह से पोस्टिंग मांगते हैं और वहाँ से हटा दिए जाते हैं, वहाँ लगा दिए जाते हैं, अपनी मर्ज़ी के लोग जो है तैनात कर दिए जाते हैं। ऐसा है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस है सर इसके अंदर। मैं एक लेबर से मुताल्लिक एक अफसर को जानता हूँ लेबर डिपार्टमेंट के, जो खुद खुलेआम ये कहता फिरता है कि मेरे इतने इतने फ्लैट हैं, फला जगह पे फ्लैट हैं, मैं है बस मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने बनाई है, मेहनत से बनाई है। अब आप मुझे बताइए कि एक आदमी इतना खुलेआम कहता फिर रहा है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, लेकिन जो एक हादसे में मर गए मजदूर, उनको कंपनसेशन देने के लिए ना डिपार्टमेंट के पास पैसे हैं, ना हुकूमत के पास पैसे हैं, ना कानून में गुंजाइश है। ये क्या तमाशा है सर? बिल्कुल ऐसा आपने सही निशानदेही कराई लेबर डिपार्टमेंट के अफसरान की। आप देखिए लेबर डिपार्टमेंट के अफसरान, ख़ास तौर पर मैं इस लाडी कोरंगी के सनती इलाके में जहाँ ये हादसा दरपेश आया है, सिर्फ मैं इस इलाके की बात करूँगा जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है। पाकिस्तान भर के अंदर किसी इंडस्ट्रियल एरिया में सबसे ज़्यादा कानून की खिलाफ वर्जी जो हो रही है वो सिर्फ इस इलाके में हो रही है। उसका सबसे बड़ा सबब क्या है? यही सबब है जो भी आपने बयान किया कि एक साहब लेबर डिपार्टमेंट के अफसरान हैं, उनके बंगले और फ्लैट्स हैं। वहाँ जॉइंट डायरेक्टर लेबर जो तैनात है उसकी जिम्मेदारी है कि उस इलाके में हो क्या रहा है। अब मैं आपको बताऊं कि लाडी कोरंगी के सनती इलाके में आप ट्रेड यूनियन की बात कर रहे हैं, 110 फैक्ट्रियों में पॉकेट यूनियनें बनाई हुई हैं। 110 फैक्ट्रियों में पॉकेट यूनियन है और उन सब पॉकेट यूनियनों को आशीर्वाद हासिल है उस इलाके के लेबर डिपार्टमेंट के अफसर आला की। और उस 110 यूनियनों में एक पेशावर लीडर 50 यूनियनों का जनरल सेक्रेटरी है। आप अंदाजा कीजिए 50 यूनियनों का वो जनरल सेक्रेटरी है, बैसित आउटसाइडर। तो उस इलाके में कानून सीखने की सूरत हाल है कि उस इलाके में पर्टिकुलरली गारमेंट इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है और ख़ुसूसन पाकिस्तान को अब GSP प्लस के हवाले से गारमेंट सेक्टर को ज़ीरो ड्यूटी एग्जेम्पशन मिल चुका है। तो वहाँ 12-12 हज़ार अफराद एक एक गारमेंट सेक्टर में मुलाजिम हैं और उनकी मिनिमम वेज, उनका सोशल सिक्योरिटी में रजिस्ट्रेशन, उनका EOBI में रजिस्ट्रेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। सर जब जिंदगी सेफ नहीं है तो फिर बाकी चीजें तो एक तरफ इतनी रहेगी ना बदतरीन सर। सूरत हाल जब मैं आपको जिंदगी बता सेफ रहा नहीं हूं, है, इतनी बदतरीन वर्कर की सूरत हाल। जिंदगी सेफ नहीं है और वो लेबर इंस्पेक्टर जो है वो अपने माल बनाने में लगा हुआ है। अच्छा, ये इंस्पेक्शन का निज़ाम राइज है क्या? इस पे कोई अमल होता है? इसके ऊपर सर मैं आपको एक बात बताऊं। देखिए बाकायदा फैक्ट्री एक्ट 1934 में इंस्पेक्शन का निज़ाम का पूरा मैकेनिज्म दिया हुआ है कि फैक्ट्री इंस्पेक्टर कैन एंटर द प्रेमिसेस ऑफ एनी फैक्ट्री बिफोर सनसेट एंड चेक द रिकॉर्ड। लेकिन इस सूबा सिंध के अंदर बदकिस्मती से हमारे शाह साहब के पिछले दौरे वजारात में इनके एक एडवाइज़र थे ज़ुबैर मोतीवाला साहब, जिनकी ईमा पर ज़बानी तौर पर कोई रिटन ऑर्डर नहीं थे। फैक्ट्री इंस्पेक्शन में पाबंदी लगाई गई और ये कहा गया कि जी फैक्ट्री इंस्पेक्शन इन्फॉर्म करके होगा। उस जब 2009 का ये वाक़या है उससे लेके आज तक फैक्ट्री इंस्पेक्शन रिटन हो रहा है और लेबर डिपार्टमेंट के बड़े अफसरान अपने चहीतों को कहते हैं कि फ़लाँ फैक्ट्री का इंस्पेक्शन तुम्हें दे दिया है, वहाँ चले जाओ। वो वहाँ जाते हैं, उसको इन्फॉर्म होता है, वो लिफाफा लेता है और चला आता है। तो ये नाक़िस तरीन निज़ाम इस वक्त चल रहा है जबकि कानून में कोई अमेंडमेंट नहीं हुई है, लेकिन ज़बानी अहकामात ज़ुबैर मोतीवाला के कहने पर ये लिए गए। क्या इसमें अमेंडमेंट मजीद की जानी चाहिए आपके ख्याल में कि फौरी तौर पे कुछ रिलीफ तो मिले लोगों को जो मर रहे हैं, बेचारे हादसात में मर रहे हैं, उनके घर वालों को लवाहिकीन को कुछ तो मिले? कोई ऐसा रास्ता निकल सकता है? बिल्कुल इसके अंदर रास्ता निकल सकता है। रास्ता ये निकल सकता है कि सबसे पहले तो कानून में तरमीम होनी चाहिए और एक टाइमलाइन देनी चाहिए कि उस टाइमलाइन के अंदर मिसाल के तौर पे 15 दिन या 1 महीने के अंदर आपने कंपनसेशन इनको देना है। अगर आपने कंपनसेशन नहीं दिया तो कंपनसेशन ना देने का भी आपके ऊपर जुर्म होगा और उसकी सज़ा आपको 14 साल तक हो सकती है। जब सज़ा की मयाद बढ़ाएंगे, जब जुर्माने की मयाद आप करोड़ रुपए तक कर देंगे कि अगर आपने इनको कंपनसेशन टाइम पर नहीं दिया, अगर आपने अपने अंदर अपने फैक्ट्री के अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी का सिस्टम सही नहीं रखा तो आप पर करोड़ रुपए का जुर्माना हो सकता है। फिर देखें ये चीज़ें कैसे सही होती है। लेकिन गवर्नमेंट को इन तमाम चीज़ों पर एक्शन भी लेना होगा। गवर्नमेंट से मुराद ब्यूरोक्रेसी है और ब्यूरोक्रेसी खा रहे मिलके तो कैसे होगा सर? ब्यूरोक्रेसी गवर्नमेंट क्या है? वही तो इंस्पेक्टर, वो सब गवर्नमेंट ही है। गवर्नमेंट नहीं करेगी तो और तो कोई कर नहीं सकता। तो गवर्नमेंट से मुराद ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी के अंदर अहल लोगों को लाना चाहिए और एक ऑटोनॉमस खुद मुख्तार इदारा बनाना चाहिए और उस इदारे के अंदर सह फरीक लोग होने चाहिए जो कि चीज़ों को मॉनिटर करें। और जब ये तमाम चीज़ें होंगी तो फिर चीज़ें होंगी। ब्यूरोक्रेसी का काम है
एग्जीक्यूशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, ये ब्यूरोक्रेसी का है काम, ये वर्कर फेडरेशन वाले नहीं करवा सकते, ये कोई एम्प्लॉय फेडरेशन वाले नहीं करवा सकते। तो ब्यूरोक्रेसी ही गवर्नमेंट है। तो जब तक गवर्नमेंट सही नहीं होगी या गवर्नमेंट चीज़ों को सही लेके नहीं चलेगी, उस वक्त तक हालात सही नहीं हो सकते। कोर्ट के अंदर भी आप मामलात को लेके जाएं, लेकिन कोर्ट के अंदर मामलात सबूत के साथ जाएं तो कोर्ट एक्शन लेती है, लेकिन वो सबूत ही खत्म कर दिए जाए। गौरी साहब, ये हादसा हुआ, कितना इसमें कंपनसेशन आज के दौर के हिसाब से होना चाहिए, मिलना चाहिए लोगों को? वो गवर्नमेंट दे, वो फैक्ट्री मालिक दे, वो इंश्योरेंस वाले दे, कहीं से भी उनको मिलना चाहिए, कितना? रियाज साहब, ये जो मजलूम लोग मारे गए हैं, ये मफलूकुल हाल लोग थे, ये रोज़ाना दिहाड़ी पे काम करने वाले लोग थे। इनके घरों में क्या होगा ये आप बेहतर अंदाज़ा कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ कि हुकूमत सिंध को और उस सनतकार को, दोनों को, इन मजलूमों को कंपनसेट करना चाहिए, और वो कंपनसेट करना चाहिए जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ग्रेड 20 के मुलाजिम की डेथ की शक्ल में 25-30 लाख रुपए की रकम रखी है। जी जनाब, क्या कहते हैं आप इस पर? कितना कंपनसेशन होना चाहिए? वक्त ख़त्म हो गया मेरे पास, जल्दी उसकी जो एज है बंदे के मरने की, वो यंग एज के लोग हैं, उसको मद्देनज़र रख के इतना कंपनसेशन होना चाहिए ताकि उनकी फैमिली जो है ना वो उसकी कफ़ालत की जा सके। और मैं समझता हूँ इन्होंने कहा कि 20 ग्रेड के लोग, और इसमें अगर पंजाब में वहाँ 50 लाख रुपए मिलते हैं तो इनको भी इस तरह की कंपनसेशन मिलनी चाहिए, चूँकि एक एग्जाम्पल मौजूद है। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया जनाब इखलाक साहब, जनाब शफीक गौरी साहब, जनाब आसिफ अमीन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अच्छी गुफ्तगू की। नाज़रीन, ये गुफ्तगू आप तक पहुँच गई। मेरी कोशिश थी कि इसके मुख्तलिफ़ पहलुओं पे बात करूँ, मैंने की भी शायद, लेकिन वो इजाला शायद मैं नहीं कर सकता कि जो लवाहिकीन के लिए इस वक्त बहुत ज़रूरी है। हुकूमत को चाहिए कि अपनी बेइज्जती ख़त्म करे, हुकूमत को चाहिए कि जो रिश्वतखोर अफसरान उन्होंने रखे हुए उनको कम से कम साइड लाइन लगा के इस मामले पर जाके विज़िट करें, उस हादसे की जगह पर, उनके घरों पर विज़िट करें जो इस हादसे का शिकार हो गए मज़दूर, और उनको अपनी सतह पर कंपनसेट करे। अगर कानून इजाज़त नहीं देता, कानून अगर 2 लाख का कहता है, तो जो रिक्वायर्ड आज के दौर की मुनासिबत से है वो उनको मिलना चाहिए। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।